आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जान लीजिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा दी जाती है व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम्। ये परिभाषा संस्कृत में है, लेकिन व्याकरण को समझने के लिए जरूरी है कि जिसके द्वारा शब्दों की विवेचना की जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसे व्याकरण कहा जाता है। तो हिंदी व्याकरण का तात्पर्य है कि हिंदी भाषा का व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्याकरण शब्द बना कैसे है। व्याकरण शब्द में वी उपसर्ग लगा हुआ है, आंग उपसर्ग लगा है, क्रि धातु है और ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। तो यह आपसे पूछा जाता है जब उपसर्ग और प्रत्यय अध्याय आप पढ़ते हैं, तो वहां पर हिंदी में चूंकि यह प्रत्यय होता नहीं है इसलिए इसको नहीं पूछा जाता है। इसकी जगह अन होता है, इसलिए अन प्रत्यय पूछ लिया जाता है कि व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अन प्रत्यय। और व्याकरण शब्द में उपसर्ग कौन कौन है, तो दो उपसर्ग यहाँ लगे हुए हैं, वी और आंग। आंग की जगह हिंदी में आपको आ मिलेगा। तो ये दो उपसर्ग व्याकरण में लगे हैं और एक प्रत्यय है ल्युट या अन। अब व्याकरण के विभाग कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं तीन चीजों का इसके अंतर्गत: वर्ण, शब्द और वाक्य। इन्हीं के आधार पर व्याकरण के तीन विभाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विन्यास या शब्द साधन, और तीसरा है वाक्य विन्यास। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। शब्द साधन के अंतर्गत शब्दों का गठन कैसे होता है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी शब्दों की उत्पत्ति और उनके गठन या निर्माण के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। और वाक्य विन्यास में वाक्य के भेद के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य बनता कैसे है, इसका अध्ययन करते हैं। तो व्याकरण के तीन विभाग हुए: वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास। वर्ण विचार में वर्णों के आकार प्रकार, वर्णों के भेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शब्द साधन में शब्दों के उत्पत्ति और उनके निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य विन्यास में वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार आदि का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर तीन मूल बातों को और जान लेना जरूरी है कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। तो पहला है वर्ण। वर्ण की परिभाषा है अखंडनीय मूल ध्वनि को, अखंडनीय मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यहां पर दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला है कि अखंडनीय और मूल ध्वनि। तो वर्ण होता क्या है, मूल ध्वनि, और दूसरा इसकी विशेषता क्या है कि यह अखंडनीय होता है, अर्थात जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंड ना किया जा सके उसे कहते हैं अखंडनीय, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसका और डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता है। जैसे काम शब्द आप लेते हैं तो यहाँ पर का है,
का के बाद एक बड़ा का है और माँ है। अब इसको जब हम तोड़ देते हैं, इसमें से बड़ा आ का से निकल गया, माँ से छोटा आ निकल गया। तो अब ये जो मूल ध्वनियाँ दिख रही हैं, इनको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। इसलिए परिभाषा इस पर पूरी तरह से फिट बैठती है कि वर्ण क्या होगा, अखंडनीय होगा, यानी उसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, उसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, तथा वह क्या होगा, मूल ध्वनि होगा। तो वर्ण किसे कहते हैं, अखंडनीय मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है वर्ण। अब दूसरा शब्द आता है, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा होती है कि वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यानी वर्ण इसमें कई होंगे एक शब्द में, और वो क्या होंगे, सार्थक होंगे। यानी वर्णों का समूह कैसा होगा, सार्थक होगा, तभी वह शब्द कहलाएगा। और एक तिंग वाक्य में संस्कृत में इसकी परिभाषा है, हिंदी में इसको इस प्रकार समझिए, यानी जिसमें न्यूनतम एक क्रिया हो उसे वाक्य कहा जाता है। हिंदी में आपको वाक्य के अनिवार्य तत्व जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें अलग चीजें मिलेंगी। ये तो रहेगा क्रिया होगी, लेकिन आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, ये तीन तत्व वाक्य में होने अनिवार्य हैं। जब वाक्य विचार पढ़ेंगे तब वहां पर हम देखेंगे। अब शुरुआत होती है व्याकरण के पहले पार्ट की, अर्थात वर्ण विचार। शब्द को, इसे आपने यहां देखा कि वर्ण है, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन जो शब्द है वह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। दोनों में ही अंतर है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यह भी सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कैसी है, सार्थक। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। विकल्प में दोनों रहेंगे, तो वहां सही उत्तर होगा शब्द। अब वर्णमाला में हम लोग वर्णों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग व्याकरण के पहले पार्ट यानी वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार में हम लोग वर्णों का अध्ययन करते हैं। तो वर्ण की परिभाषा आपने जान ही ली। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध, व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। नाम में ही क्लियर है कि क्या है, माला। माला कैसे होती है, उसमें जितने मन के होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। उसी प्रकार वर्णों की जो माला होगी उसमें वर्णों का जो क्रम होगा वो कैसा होगा, व्यवस्थित होगा, वर्ण क्रमबद्ध होंगे। इसलिए वर्णमाला की परिभाषा दी जाती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्ण के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण के भेद या प्रकार यानी दो होते हैं। कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कौन होते हैं, कितने होते हैं,
इसके बारे में पढ़ने से पहले जान लेना जरूरी है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वर की जो परिभाषा होती है वह यह होती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, अर्थात स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है। तो जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसलिए व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं? स्वरों पर आश्रित होते हैं। यानी व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे अ, आ, ये क्या है? ये स्वर है, क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। लेकिन क, खा ये व्यंजन है जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं। इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब किसी व्यंजन में नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है तो वह शुद्ध व्यंजन कहलाता है। शुद्ध व्यंजन का मतलब होता है कि इस वर्ण में कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। जब इस शुद्ध व्यंजन में आ स्वर जुड़ जाता है तो ये पूरा हो जाता है। अब इस व्यंजन का उच्चारण हम कर सकते हैं। तो इस का उच्चारण करने के लिए हमें आ की सहायता लेनी पड़ती है, इस स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात का व्यंजन का उच्चारण आ स्वर पर आश्रित है। इसलिए व्यंजन की परिभाषा होती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। अब स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये जान लीजिए। तो स्वर वर्ण का एक विभाजन जो किया गया है वह है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। यानी ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगेगा। तो ह्रस्व वर्ण होते हैं आ, ई, उ और ऋ। ये ह्रस्व वर्ण जो हैं ये 4 होते हैं। दीर्घ वर्ण, तो जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ वर्ण। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर इसी प्रकार से जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। यानी प्लुत स्वर की मात्रा कितनी होती है? 3 होती है। और दीर्घ स्वर की मात्रा 2 और ह्रस्व स्वर की मात्रा होती है 1। तो छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वर की मात्रा जो 1 होती है तो इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, इसे क्योंकि यहाँ 2 मात्रा होती है इसलिए इसे 2 मात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर या इसे गुरु स्वर या गुरु वर्ण भी कहा जाता है। और इसे लघु वर्ण, जब छंद पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार के वर्ण जब आते हैं तो उन्हें लघु वर्ण कहते हैं और इस प्रकार के वर्णों को गुरु वर्ण
कहा जाता है। और प्लुत स्वर हिंदी में नहीं होते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो 3 होता है। जैसे हम लोग ओम लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाता है। तो जो यह अगर कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब कि ये जो स्वर है आगे, यह कैसा स्वर है? प्लुत स्वर है, क्योंकि इसका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है। इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर 3 लिखा गया है। तो ये 3 प्रकार का डिवाइडेशन होता है स्वरों का।